चारों तरफ एक नज़र दौड़ाइए। आपके कपड़े, आपका फ़ोन, अरे पानी की जो बॉटल है ना, ये सब एक ही कह सकते हैं एक ही जादुई चीज़ से बने हैं। और आज हम इसी के पीछे का विज्ञान समझने वाले हैं। तो हम क्या-क्या बात करेंगे? सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिन्हें हम पॉलीमर्स कहते हैं। फिर हम फाइबर्स की दुनिया में जाएंगे, देखेंगे कि नेचुरल और मैन मेड फाइबर्स में क्या फ़र्क है। उसके बाद प्लास्टिक की कहानी, और आखिर में हम प्लास्टिक के दो बड़े टाइप्स को समझेंगे। अच्छा, एक सवाल है, एक मकड़ी का जाला, एक नॉनस्टिक पैन और एक बुलेट प्रूफ जैकेट, इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? लेकिन इन सब की जो खासियत है वो एक ही फंडामेंटल केमिकल कॉन्सेप्ट की वजह से है, और हम बस उसी को समझने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले उस नींव के पत्थर से शुरू करते हैं जिस पर यह पूरी कहानी टिकी है, और वो है बहुलक या पॉलीमर। तो पॉलीमर होता क्या है? देखिए, ये शब्द ग्रीक से आया है। पॉली मतलब बहुत सारे और मर मतलब यूनिट्स। तो सीधी सी बात है, ये ऐसे बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। और ये बनते कैसे हैं? बहुत सारी छोटी छोटी सिंपल यूनिट्स के जुड़ने से। और वो जो छोटी सिंपल यूनिट है ना, जो बार बार खुद को दोहराती है एक पॉलीमर बनाने के लिए, उसे हम कहते हैं मोनोमर। मतलब वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक माला का उदाहरण। सोचिए, एक अकेला मोती जो है वो है मोनोमर, और जब आप इन बहुत सारे मोतियों को एक धागे में पिरो देते हैं तो जो पूरी माला बनती है वो है पॉलीमर। और ये चीज़ सिर्फ लैब में नहीं होती, ये हर जगह है। हमारे शरीर के अंदर जो डीएनए और प्रोटीन है वो भी पॉलीमर है। जो स्टार्च हम खाते हैं वो भी पॉलीमर है। और बाहर की दुनिया में देखें तो नेचुरल रबर से लेकर गाड़ियों के टायर में लगने वाली सिंथेटिक रबर तक, पीवीसी पाइप से लेकर पॉलीथीन तक, ये सब पॉलीमर्स ही तो हैं। तो चलिए अब पॉलीमर्स की एक बहुत बड़ी कैटेगरी को देखते हैं। वो हैं रेशे, यानी कि फाइबर्स। फाइबर्स क्या हैं? बहुत सिंपल है। ये पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनसे हमारे कपड़े बनते हैं। अब फाइबर्स को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं, और ये बंटवारा इस बात पर है कि वो हमें मिलते कहाँ से हैं। एक तरफ हैं नेचुरल फाइबर्स, जो हमें सीधे सीधे पौधों या जानवरों से मिलते हैं, और दूसरी तरफ हैं सिंथेटिक फाइबर्स, जिन्हें हम इंसान केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल करके बनाते हैं। नेचुरल फाइबर्स के बारे में तो हम सब जानते हैं, है ना? इनके सोर्स होते हैं पौधे और जानवर, जैसे कि कपास जो कॉटन प्लांट से मिलती है, ऊन जो हमें भेड़, ऊंट, याक जैसे कई जानवरों से मिलती है, सिल्क जो रेशम के कीड़े के कोकून से बनता है, और हाँ, जूट और फ्लैक्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अब कहानी में एक मोड़ आता है रेयॉन के साथ। देखिए, सिल्क बहुत महंगा था, तो लक्ष्य था उसका एक सस्ता विकल्प बनाना। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? उन्होंने नेचुरल सोर्स लिया, लकड़ी का पल्प जिसमें सेल्यूलोज होता है, और उसे प्रोसेस करके एक नया फाइबर बनाया जिसे हम रेयॉन कहते हैं। इसीलिए इसे अक्सर पहला सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। पर सच कहूं तो ये सेमी सिंथेटिक है, क्योंकि इसका कच्चा माल तो नेचुरल ही है। असली क्रांति तो तब आई जब नायलॉन बना। ये पहला पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर था। मतलब इसे बनाने में किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल नहीं हुआ। इसे पूरी तरह से केमिकल कंपाउंड से बनाया गया था। ये एक तरह का पॉलीएमाइड है। नायलॉन के बाद तो नए नए सिंथेटिक फाइबर्स की लाइन लग गई। नायलॉन खुद बहुत मजबूत होता है, तो उसे ब्रश, टायर, पैराशूट जैसी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। फिर आया पॉलिएस्टर, जिसका एक पॉपुलर टाइप है टेरिलीन। एक्रिलिक को आर्टिफिशियल ऊन भी कहते हैं। और फिर है केवलार, जो इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि इससे बुलेट प्रूफ जैकेट बनती हैं। पॉलिएस्टर का एक बहुत ही कॉमन फॉर्म है पीईटी, यानी पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट। इसकी खासियतें देखिए, ये दिखने में कांच जैसा है, वजन में हल्का है, ट्रांसपेरेंट है, और सबसे ज़रूरी बात, ये इनर्ट है। मतलब इसके अंदर जो भी चीज़ रखी है ये उससे रिएक्ट नहीं करता। इसीलिए तो पानी और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें बनाने के लिए ये परफेक्ट है। चलिए अब फाइबर से आगे बढ़ते हैं और पॉलीमर्स की एक और बहुत बड़ी दुनिया में चलते हैं, जिसने हमारी मॉडर्न लाइफ को पूरी तरह बदल दिया है, और वो है प्लास्टिक। अब फाइबर्स की तरह ही प्लास्टिक को भी हम दो मेन टाइप्स में बांट सकते हैं, और ये बंटवारा इस बात पर निर्भर करता है कि वो गर्मी के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। क्या वो लचीले हैं या एक बार बन गए तो स्थायी हो जाते हैं? तो पहला टाइप है थर्मोप्लास्टिक। इन्हें जब गर्म किया जाता है तो ये आसानी से नरम हो जाते हैं, और इन्हें बार बार नया आकार दिया जा सकता है। मतलब इन्हें रीयूज किया जा सकता है।
वहीं दूसरी तरफ है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इन्हें सिर्फ एक बार ढाला जा सकता है। एक बार सेट हो गए तो फिर आप इन्हें गर्म करके नरम नहीं कर सकते या कोई नया आकार नहीं दे सकते, मतलब ये रीयूज नहीं हो सकते। थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण तो हमारे चारों तरफ हैं। पॉलीथीन, पीवीसी पाइप्स, नॉनस्टिक बर्तनों में इस्तेमाल होने वाला टेफ्लॉन और हाँ, पॉलीकार्बोनेट जो इतना मजबूत होता है कि इससे बुलेट प्रूफ ग्लास बनता है। ये सब थर्मोप्लास्टिक हैं। अब बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। इनमें सबसे कॉमन है बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट को बिजली के स्विच, प्लग, सॉकेट और बर्तनों के हैंडल बनाने में यूज करते हैं, और मेलामाइन से न टूटने वाले बर्तन, गर्मी से बचाने वाली जैकेट, टाइल्स और माइक्रोवेव सेफ कुकवेयर बनते हैं। तो देखा आपने, एक छोटे से मोनोमर से शुरू होकर हम फाइबर्स और प्लास्टिक की कितनी बड़ी दुनिया तक पहुंच गए हैं। ये पॉलीमर्स ही हैं जो हमारी मॉडर्न लाइफ की एक तरह से छिपी हुई रीढ़ की हड्डी हैं। इन मटेरियल्स ने हमें मजबूती दी, फ्लेक्सिबिलिटी दी और बहुत सारी सहूलियतें दी, लेकिन जैसा कि हमने देखा, इनमें से कुछ को हमेशा हमेशा के लिए चलने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। तो सवाल ये उठता है कि जब इनकी लंबी जिंदगी खत्म हो जाती है, तब हम इन्हें जिम्मेदारी से कैसे मैनेज करें।